नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका की। और इस समय हमारे सामने अध्याय चल रहा है 15 जिसका नाम है ऊर्जा, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एनर्जी। अब सवाल आपका आया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देख करके उत्तर दीजिए। पहला चित्र बना हुआ है, एक व्यक्ति एक कार को धक्का दे रहा है, और दूसरा चित्र है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है। अब पहला क्वेश्चन आया कि जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, विज्ञान हमेशा तार्किक रूप में काम करती है। गाड़ी अगर न्यूट्रल कंडीशन में खड़ी हुई है और गाड़ी पे धक्का लगाएंगे तो वो गाड़ी आगे की ओर खसकेगी और अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। ठीक है, और दूसरा है कि जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो दीवार की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। मतलब अगर दीवार में धक्का लगाएं तो दीवार की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में किया गया कार्य भी बताना है आपको। तो भाई, दीवार में धक्का लगाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भौतिकी में कार्य होने के लिए बल लगाकर वस्तु की दिशा में विस्थापित करना आवश्यक होता है। चूँकि दीवार विस्थापित नहीं होती है इसलिए कार्य शून्य होगा। यही उत्तर हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अगला है, उक्त स्थिति में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, कह रहे हैं एक निष्कर्ष निकलता है कि किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। दूसरा, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर करता है। किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो भाई, विकल्प ए सही है। किया गया कार्य जो है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, चूँकि W बराबर F क्रॉस D। मतलब अगर कार्य किया जा रहा है तो जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उस दिशा में वस्तु का विस्थापित होना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए और बताइए अब उपर्युक्त चित्र में किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ है, वो तेज हवा की वजह से हिल डुल रहा है। ठीक है, इसके बाद एक लड़का तेज़ी से दौड़ रहा है और हवा की वजह से एक जो रोड में स्टॉपर रखा रहता है, स्टॉपर कोन, वो उड़ रहा है। तो भाई इसका कारण है गतिज ऊर्जा। ये सारी चीज़ें गति की वजह से संभव हो पा रही हैं, इसलिए ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तेज़ दौड़ते हुए लड़के के अंदर भी गतिज ऊर्जा होती है। तेज़ हवा से पत्ता हिल रहा है, वहाँ पर भी गतिज ऊर्जा होती है। और वो तेज आंधी आने की वजह से जो स्टॉपर उड़ गया है वहाँ पर भी गतिज ऊर्जा है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, पहली स्थिति में एक पेड़ खड़ा हुआ है, दूसरी स्थिति में और बोतल रखी हुई है, किताब रखी हुई है। दूसरी स्थिति में पेड़ तेज़ी से हिल रहा है, बोतल और किताब हवा में। कह रहे हैं प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है, वो है स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा कह रहा है द्वितीय स्थिति में किताब और बोतल में क्या परिवर्तन हुआ है। तो भाई, द्वितीय स्थिति में अगर परिवर्तन की बात करें तो द्वितीय स्थिति में किताब और बोतल हवा में क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, तो जब हवा में उड़ रही है तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, आइए अब हम दोनों का उत्तर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हम एक वैज्ञानिक उत्तर दे करके इस सवाल को पूर्ण कर सकें। चलिए, यहाँ पर प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब और बोतल में, ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा है, तो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, द्वितीय स्थिति में किताब और बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो किताब और बोतल, ठीक है, क्या हो गए, गिर गए हैं। ठीक, और उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्वितीय स्थिति में किताब व बोतल तेज हवा के कारण उड़ गए हैं। अतः
स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई है। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं उपर्युक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो भाई ये प्रदर्शित करता है जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, और तीसरा कह रहा है एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सही है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसी कारण पहले किताब और बोतल के अंदर स्थितिज ऊर्जा थी, इसके बाद वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चित्र को देख करके बताइए कि इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भाई चलती हुई रेलगाड़ी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गतिज ऊर्जा। इसके बाद खींचा हुआ गुलाल, तो भाई खींचा हुआ गुलाल एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा, किसी विशेष स्थिति के कारण उसके अंदर ऊर्जा है। इसके बाद है खींचा हुआ तीर कमान, ये भी एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर फिर हमने लिखा स्थितिज ऊर्जा। और बहता हुआ पानी, तो भाई बहते हुए पानी में क्या होती है हमारी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त हो गया। अब कह रहे हैं केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई आज ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न मिस हुआ है शायद, एक बार किताब से देखते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। केवल गतिज ऊर्जा कहलाता है, केवल स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही उत्तर है कि वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बी नंबर है, कह रहे हैं उपर्युक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, ये ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये पता है आपको, हम उत्तर लिखेंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं नंबर 1, लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों। ठीक है, क्योंकि जब पंखा लगातार चलता है तो पंखे के पुर्जों में घर्षण होता है, जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और पंखा गर्म हो जाता है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ। तो सही उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पंखा गर्म हुआ है। तीसरा नंबर है पंखे को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। तो भाई पंखा किस प्रकार की ऊर्जा से चलता है, विद्युत ऊर्जा से, तो विद्युत ऊर्जा सही सवाल है। अगला क्वेश्चन है पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो रहा है। तो भाई ये ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है। ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से चलता हुआ पंखा गर्म हो जाता है और यांत्रिक ऊर्जा की वजह से ही पंखा घूम सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कि लगातार चलते रहने से पंखा गर्म क्यों हो जाता है। लगातार चलते रहने से पंखे के पुर्जों में घर्षण होता है, इसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और पंखा गर्म हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा यहाँ पर लिख दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला है 5वां नंबर कि क्या ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई ऊष्मीय ऊर्जा को उपयोग में लाया जा सकता है ऊष्मा इंजन या थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक जवाब हमने आपको दिया कि ऊष्मीय ऊर्जा को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा को कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, जैसे विद्युत उत्पादन में। और विद्युत उत्पादन में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमा करके विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में। इसके अलावा ताप नियंत्रण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और
औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है, खाना पकाने के लिए किया जा सकता है और जल तापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गीजर या सौर जल तापक में। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर शॉर्टकट पे लिख करके बताते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान, ठीक है, उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, मतलब जिस समय ऊर्जा रूपांतरण हो रहा होता है उस दौरान जो तमाम तरीके की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, अगर उनका प्रयोग ना हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, हम इसके लिए रेडी हैं और किस तरीके से करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए, जब ऊर्जा रूपांतरण होता है मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, जाती है। ठीक, तो इस प्रकार तमाम तरीके की ऊर्जाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और उन ऊर्जाओं का समय पर न उपयोग होना, ठीक है, ऐसी स्थिति कहलाती है ऊर्जा का अपव्यय या ऊर्जा हानि। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि ऊर्जा का एक हिस्सा व्यर्थ जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ऐसी स्थिति कहलाती है ऊर्जा का अपव्यय या क्षय या ऊर्जा हानि। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा का अपव्यय या ऊर्जा क्षय या ऊर्जा हानि। चलिए भाई, अगला है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। तो भाई ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसे लिख देंगे। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन है, तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन है कि अपने आसपास से दो उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अनुरूप हो। ठीक है, तो भाई ये दो उदाहरण हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि झूलता हुआ लोलक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक झूलते हुए लोलक में उसकी अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जैसे जैसे वह नीचे आता जाता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और सबसे निचले बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है, साथ ही कुल ऊर्जा भी संरक्षित है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है हमारे पास और वो है गिरता हुआ सेब। जब एक सेब पेड़ से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गिरने के दौरान कुल ऊर्जा, मतलब कि कुल ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल होता है, वो संरक्षित रहती है, बशर्ते जो वायु प्रतिरोध क्या माना जाए, नगण्य। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखेंगे गिरता हुआ सेब और इसका स्पष्टीकरण हमने आपको दे ही दिया है, गिरता हुआ सेब। और जो दूसरा उदाहरण है वह है हमारा झूलता हुआ लोलक। झूलता हुआ लोलक। चले भाई, अब अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। एक तो आपका बहता हुआ पानी दिख रहा है, फिर आपका कोयला दिख रहा है, फिर सौर ऊर्जा दिख रही है और मिट्टी का तेल। तो भाई आपको पता है कि ये जो कोयला और मिट्टी का तेल है ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत का मतलब ये है कि एक बार हम इसका इस्तेमाल कर देंगे, इसके बाद हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ठीक, अब आ जाइए हम आगे चलेंगे। और ये जो बहता हुआ पानी और सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ऐसे स्रोत जिन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका पानी और दूसरा हो गया आपका सौर ऊर्जा।
इन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक पानी है तब तक जीवन है, और जब तक सूर्य है तब तक जीवन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।